सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान। तो डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। कब? 10 अगस्त 1948 को। साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु आयोग ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। कब? 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए गए। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे, मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान के संबंध के क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम एवं तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि एवं कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सकीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांति कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में कलपक्कम, तमिलनाडु के में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषता निम्न है। तो हम पढ़ेंगे बार्क के परमाणु रिएक्टर वर्ष और क्षमता। अप्सरा 1956 में 1 मेगावाट क्षमता का, साइरस 1960 में 40 मेगावाट, जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा 1972 में और पूर्णिमा 2 1984 में 0 मेगावाट के थे तीनों। और ध्रुव 1985 100 मेगावाट, पूर्णिमा 3 1990 0 मेगावाट। अब हम आगे पढ़ेंगे विशेषताएं। तो इसमें श्रृंखला अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर के अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरणों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एडमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एकवर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैग के द्वारा 1960 में की गई। 1964 में बार्क ने गैलीलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी में कामिनी संक्षिप्त रूप है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी को 17 सितंबर 1997 में काम करना शुरू किया। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि यह जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम
का उपयोग किया जाता है, वही कामिनी थोरियम 31 का उपयोग का ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन का चक्र उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे पर चौथे नंबर पर परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों के को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयां, संस्थान और स्थिति जैसे परमाणु पदार्थ निर्देशालय हैदराबाद में है, गुरु जल बोर्ड मुंबई में है, नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में है, भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। पहले परीक्षण में 24 वर्षों बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई से 13 मई को 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलो टन 1 किलो टन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फिर अब आगे पढ़ते हैं हम। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के, याद रखना। परमाणु 1994 में परमाणु परीक्षण 1974 में परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि 98 में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया था। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए गए। 11 मई 1998 को थर्मो न्यूक्लियर 43 किलोटन का और विखंडन 15 किलोटन का और लो इल्ड 0.2 किलोटन का। फिर 13 मई को 2 किए गए, लो इल्ड 0.3 किलोटन का और लो इल्ड 0.5 किलोटन का। अब हम आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 को पहला नाभिकीय विस्फोट हाइट सेंडर में किया था। भारत के परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत उपग्रह। ये स्टार लगा लीजिए, ये आ सकता है कि पहला परमाणु उपग्रह कब किसकी सहायता से। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया भारत का पहला परमाणु विद्युत उपग्रह संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विद्युत ग्रह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी हुई। रावत भाटा वाली वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अब भारत के प्रमुख विद्युत ग्रह। तो परमाणु विद्युत ग्रह भारत का पहला तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह 1 व 2 महाराष्ट्र में 1972 में स्थापना की गई थी। और एक राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2, 3 ये रावत भाटा राजस्थान में 1972 में स्थापना की गई थी इसकी। और विद्युत ग्रह 3 की राजस्थान में रावत भाटा की 1999 में 220 टन का, 440 टन का। और ये तारापुर 320 टन का था। मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह कलपक्कम तमिलनाडु में 1983 में स्थापना की गई थी। और नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 1991 में स्थापित। दोनों ऊपर वाले कलपक्कम और नरोरा
दोनों की क्षमता है मेगावाट, क्षमता मेगावाट में 470। काकड़ा पार परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में 1993 में स्थापना की गई थी, 220 मेगावाट का है। केगा कर्नाटक में है 1999 में 440 मेगावाट का। काकड़ापाड़ परमाणु सूरत गुजरात 440। रावत भाटा राजस्थान चौथे नंबर का 440 मेगावाट। कुंडलकुलम परमाणु गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी तमिलनाडु में 2000 मेगावाट का। परमाणु निर्माण हेतु संसदीय तारापुर परमाणु विद्युत महाराष्ट्र 1000 मेगावाट और राजस्थान परमाणु 5, 6, 7, 8। दाहोद भाटा राजस्थान 2000 मेगावाट। विश्व का पहला परमाणु विद्युत बिजली घर रूस में स्थापित किया गया, दूसरा यूएस में। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इस समय इसे अन्य प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 के स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख एवं महानिर्देशक रक्षा मंत्री श्री वैज्ञानिक सलाहकार होते थे। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में रक्षा उत्पाद विभाग की रक्षा एवं विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का गठन 1984 में विलय कर रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग कर दिया की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपात्र कार्यक्रम भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपात्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पृथ्वी, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी प्रक्षेपात्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ेंगे हम त्रिशूल। यह कम दूरी वाला जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद कर सकता है। आकाश, यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपात्र है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपात्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियाट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है। यह इसके मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अग्नि श्रेणी के 5 प्रक्षेपात्र हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाले मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 का मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली अग्नि 3 SL का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की तरफ 3 तथा इजराइल के जोरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएटर थैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रक्षेपात्र 3500 किलोमीटर तक मार करने की में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और 1 पॉलेंट है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपात्र ICBM क्लब में शामिल हो गया, जिसने अब तक केवल 5 सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही 1 CBM श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय
मापदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। नाग, यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम पढ़ेंगे रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये तीनों का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और देखिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में की थी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में की थी। मझगावा डाक लिमिटेड मुंबई में 1960 में स्थापना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में मुख्यालय है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में मुख्यालय है और मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में मुख्यालय है। डायनामिक्स की स्थापना हुई थी 1970 में और हैदराबाद में मिस्र धातु निगम लिमिटेड की 1973 में। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता 1934 में स्थापना। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र। धनुष, जमीन से जमीन में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। पृथ्वी का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। सागरिका, यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों की तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश है, यूएस, फ्रांस, रूस और चीन। अस्त्र, यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी तकनीक की विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से लेकर 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस, यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म तथा रूस की नदी मोस्कोवा के मोस से मिलकर बना है। यह सतह से सतह में मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया है। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने के में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। प्रद्युम्न यह यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इस मिसाइल को भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायु सेना के लिए वायु सीमाओं की प्रभावी रूप से रक्षा करने, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक से आशय ऐसे प्रक्षेपास्त्र से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने की आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल, इस श्रेणी के मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। युद्ध टैंक अर्जुन, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। इस युद्ध टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों
को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। यह फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T-90S भीष्म टैंक, इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की रक्षा की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने में सक्षम रखता है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस, यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी तक GE-404 अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरती है और हवा से हवा में, धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत, यह स्वदेश तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसमें इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षक और ढो टोह लेने की भूमिका का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान लक्ष्य, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसे भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर 4 घंटे में आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78, यह आसमान में उड़ान के दौरान लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है, जिससे कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों व प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए सक्षम होंगी। विकासा विकासा विकास विनाका, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित किया गया यह रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाका नाम है। हाँ, पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकेंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक दाद पर 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे को तबाही मचा सकता है। विविध स्टील्थ 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 प्रौद्योगिकी, स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड सोनार व अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। यह तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। होटर्न हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F-117 नाइटहॉक, द B-2 स्पिरिट व द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II शामिल है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर यह बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। मानव रहित वायुयान ड्रोन्स, ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन के
करते हुए स्वायत्त रूप से चलित रहते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है। वे जो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है, दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। वे सैन्य वायुयान से काफी सस्ते होते हैं जो और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं। यह फ्लाइट कर्मी का कोई खतरा नहीं होता। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे के एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिक कर्मियों के साथ संपर्क में बना रहता है। अस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इसमें इस्तेमाल से आसातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई है। ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन है, विशेष रूप से वॉच कीपर, जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन के थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम तुम्बा गांव में 1963 में की गई। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह था कि यह केंद्र भू चुंबकीय विद्युत विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लैम्बी ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाला प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानपिया में प्रथम परखनली शिशु दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया गया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई में KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है। इयान विलुम्त जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ की कोशिका को लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग US में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कैप टाउन के हॉस्पिटल ग्रेट सूर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस डार्वे नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वानस्की को प्रत्यारोपित किया गया। अब रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिका में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया गया। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे का प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है, जिससे वस्तु का चित्र त्रिआयामी होता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन का एवं संचार का अध्ययन करता है, उसे साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है। इसकी परिकल्पना 49 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम की विस्फोट क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट्स प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। सल्फेट बम नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट व सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाई जा सकती है।
माइक्रोवेव बल्ब का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इसकी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का वह संचरण प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणाली भी इसे इसके द्वारा नष्ट हो जाती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाला इन बमों से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे। एडमिरल एडमिरल मोरवोसोक एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में जेएस किल्बी ने किया था। के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स प्रति सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। कंपनी और उसके मुख्यालय। वोडाफोन का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। एडोब का कैलिफोर्निया में है। सिस्टम का अमेरिका में। सैमसंग का साल्वोस दक्षिण कोरिया में है। हेवलेट पोकर का पोर्लो आल्टो अमेरिका में है। हिटाची चियोडा टोक्यो में है। आईबीएम का अरमांक अमेरिका में है। सोनी का और तोशिबा का मिनाटो जापान में है। पैनासोनिक का कार्डोमा जापान में है। डेल का राउट रॉक अमेरिका में है। वालमार्ट का अमेरिका में है। नोकिया का ईसापुर फिनलैंड में है। लेनोवो का बीजिंग चीन में है। फिलिप्स का एसरडम नीदरलैंड में है। और एसर इन का न्यू ताइपेई ताइवान में है। याहू का सन्नीवेल अमेरिका में है। गूगल का माउंटेन व्यू अमेरिका में है। मित्सुबिशी का टोक्यो जापान में है। कोडक का रोचेस्टर अमेरिका में है। पुंजी फिल्म का टोक्यो जापान में है। इंटेल का सेंटा क्लारा अमेरिका में है। कैनन इनका ओतुकू जापान में है। एप्पल इनका कपुरटिनो अमेरिका में। माइक्रोसॉफ्ट का रेडमॉन्ड अमेरिका में है। अब कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उड़ने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण को कोरोनोग्राफ कहते हैं। इनकी उपकरण की क्षमता की सहायता से सूर्य से 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ झूठ बोलने वाले व्यक्ति की वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ मशीन यह मशीन शरीर से होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करती है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। जी एजेंट यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने में किया जाता है। री एजेंट का यह रसायन में एक बूंद का प्रयोग करके मात्र एक ही सेकंड में पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक या सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रीम यह सरसों के तेल में बटर येलो को मिलावट की जांच के लिए विकसित की गई एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे से कागज पर एक बूंद डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाएगी। सार्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया जो कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। इससे रोगी को निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस लेने में तकलीफ बनने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेवी रैपिड वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भाशय शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा
रैपिड का विकास किया। इस दवा की मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स की बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जा सकती है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत के विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास को बीटी तैयार किया, उसने वेरिलस थुरिजिएंसिस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास के आंतरिक में अंकित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन कोलिस्लर ने जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरोधी का वाणिज्यिक उत्पादन किया गया। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा बीज है जिसमें अंकुरन से सीधे पौधे तैयार हो जाते हैं, किंतु उसमें अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं हो सकता। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड 1925 से 1913 थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया। तत्पश्चात 1978 में इसे निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक एक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ है। इसके लिए एडवर्ड को 2010 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिस्टम पर कार्य करता है। यह यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों का पहचान करता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रयोगों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। TER LS प्रोग्राम 1974 में ईस्वी में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट्स प्रोग्राम अगस्त 1975 में अमेरिका उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित किया गया। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट STEP प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो तथा डाकघर विभाग के द्वारा फ्रांस जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 तक किया गया। एरियन पैसेंजर पॉलेड एक्सपेरिमेंट एप्पल भारत का प्रथम भूस्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था जो 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल से एक महत्वपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृहद क्षमता निहित है। इसमें विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अमेरिका के एफ लेबी में रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने 49 में कार्बन पर आधारित तिथियों का निर्धारण की विधि की घोषणा की। रेडियोधर्मी कार्बन का अर्थ कार्बन 14 के विघटन प्रक्रिया के संबंध में रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर की पहचान के इस्तेमाल तकनीक को ही NN फिंगरप्रिंट अथवा DN फिंगर प्रोफाइलिंग कहते हैं। DNA प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए तथा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की पहचान की जा सकती है। DNA प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकी नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकी नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य, त्वचा कोशिका, मुंह का पर रखा कपड़ा, लार, अस्थिमज्जा अथवा किसी उत्तक की कोशिका शामिल किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि DNA फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग
रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवाती में संस्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख मीटर अलवण जल का उत्पादन करता है। कैसिनी नासा द्वारा शनि तथा उसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक्स अंतरिक्ष यान है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संचलन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के कद्रास नगर में है। अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान संस्थान NCAOR गोवा ने हिमालय में काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च PACER स्थापित किया, जिसे हिमांश कहा जाता है। 13,500 फीट 4,000 मीटर से अधिक के ऊपर स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है। भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह सौर पार्क का निर्माण जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तेलंगाना में पेदापल्ली जिले में रामागुंडम में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट संयंत्र विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत व फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यह राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर तापीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के और एक कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 में प्रारंभ सौर ऊर्जा से 100% विद्युत 100% चलने वाला देश का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया। गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद 550 एकड़ से भी अधिक जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। प्रमुख आधुनिक आविष्कार एवं आविष्कारक LED के आविष्कारक है नील होलेंडियाक, मशीनगन का जेम्स पकल, मोबाइल फोन का मार्टिन कपूर, जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटले, लेजर का TH मेमन, परमाणु बम का J रॉबर्ट ओपनहियर, प्रक्षेपास्त्र का वर्नर वॉन ब्रान, हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर, न्यूट्रॉन बम का सैमुअल T कोहन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एकर्ट एयर मार्सली, सुपर कंप्यूटर का H कैबरलिंथ। अब आगे बढ़ेंगे कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार एवं आविष्कारक। आविष्कार टेलीविजन का JL बेयर्ड, रडार का आधुनिक टेलर एंड यंग, गैस इंजन का डैमलर, डीजल इंजन का रूडोल्फ। कुछ प्रमुख संस्थाएं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII नई दिल्ली, जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे, इसे केंद्र में अपने PhD कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा और शोध शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान के अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने की नई पहल है। DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद एवं निदान केंद्र CDFD, यह कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पादों को कृषि जिन्सों के नमूने की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। ILS जीव विज्ञान अनुसंधान भुवनेश्वर, इस संस्था का जोर संक्रामक रोग विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन एवं ट्रांसलेशन शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC मानेसर, यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान एवं शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RGCB
तिरुवनंतपुरम। यह केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान IBSD इम्फाल। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा प्रणाली जीनोमैटिक्स संस्थान NIBMG। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमैकी में तीव्र लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी RCB फरीदाबाद। यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद। यह संस्थान ने संक्रामक रोगों ब्रुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस और बेब्सियोसिस, न्यूकैलस डिजीज वायरस NDV, लेप्टोस्पाइरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मैस्टाइटिस, पैटिस रूमेंट्स वायरस PPR तथा फूड एंड माउथ डिजीज FMD तथा इन रोगों के निदान एवं रोकथाम के लिए तरीके विकसित करने की पहल है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नामी मोहाली। यह केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक कल्चर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी जुटा रहा है। तो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह मैराथन क्लास आज खत्म होती है। आगे हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।